है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन और सबसे पहले बात 4 बड़ी खबरों की जो दिन भर हमने आप तक पहुंचाई। आज की 4 बड़ी खबरों में शुमार है कांग्रेस नेता से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर रामेश्वर डूडी के ब्रेन हेमरेज के चलते अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया और सर्जरी की गई है। वहीं सीएम अशोक गहलोत और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य की जानकारी दी। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला, तो वहीं मुरारीलाल मीणा ने उन पर पलटवार किया। साथ ही कांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन लगातार लिए जा रहे हैं। वहीं भरतपुर में आज गैंगवॉर हुई है, जिसमें बदमाश अजय झामरी की सरेआम गोली मारकर के हत्या कर दी गई। 4 बड़ी खबरों पर दिन भर अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। एक एक करके खबरें देखते हैं। शुरुआत करेंगे कोटा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। 2 महीने तक कोचिंग टेस्ट नहीं होंगे कोटा में, इस वक्त की बड़ी खबर है। संडे के दिन 2 कोचिंग स्टूडेंट्स की ओर से सुसाइड करने के बाद यह फैसला किया गया है कि अब अगले 2 महीने तक किसी भी तरह के कोचिंग में टेस्ट नहीं होंगे। टेस्ट देने के बाद 2 कोचिंग स्टूडेंट्स ने संडे को सुसाइड कर लिया और अगले 2 महीने तक अब किसी भी तरह के कोई टेस्ट आयोजित नहीं होंगे। ये जानकारी जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। खुद जिला कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने संडे को एक ही दिन में 2 सुसाइड की घटनाओं के मद्देनजर इस तरह के आदेश जारी किए हैं। कुन्हाड़ी में बिहार निवासी आदर्श ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो विज्ञान नगर के कोचिंग संस्थान की इमारत से कूद करके छात्र ने सुसाइड कर लिया। 2 सुसाइड के मामले सामने आए हैं एक ही दिन में। कोचिंग नगरी में सुसाइड की घटनाएं रुक नहीं रही है। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम एहतियात बरतने के बावजूद सुसाइड नहीं रुक रहे। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हम रुक कर लेते हैं कोटा का, जहां पर सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त मौजूद हैं। ओम, क्या अपडेट है? सुसाइड संडे आज 2 दिन एक ही दिन में 2 कोचिंग स्टूडेंट्स की ओर से सुसाइड की घटनाओं ने दिल दहला करके रख दिया है। कोचिंग नगरी दहली हुई है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, कोचिंग नगरी में एक ही दिन में 2 कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड के मामले सामने आने के बाद हालांकि पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने शाम को ही आदेश जारी किए कि आगामी 2 महीने तक किसी प्रकार के कोई भी जो है कोचिंग स्टूडेंट के लिए टेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर तमाम तरह की जो गाइडलाइन तय की गई थी, तमाम तरह की जो योजनाएं बनाई जा रही थी, मीटिंगें ली जा रही थी, कोचिंग सुसाइड को रोकथाम के लिए तमाम तरह के जो प्रयास किए जा रहे थे, वो प्रयास लगातार नाकाम साबित हुए और फिर से एक ही दिन में 2 कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड के मामले सामने आने के बाद जो है पुलिस और प्रशासनिक महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। कोचिंग सुसाइड के आंकड़े ये कहा जा सकता है कि 23 तक पहुंच चुका है, मात्र जो अगस्त माह तक के, यानी कि यदि यही सिलसिला जारी रहा तो आने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हालांकि अब जिला कलेक्टर के आदेश का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज संडे होने के बावजूद भी जो है कोचिंग संस्थान में टेस्ट हो रहे थे और बड़ी बात ये थी, टेस्ट होने के बाद दोनों जो छात्र थे टेस्ट देने के बाद निकले और एक ने अपने कमरे में जाके फांसी का फंदा लगा लिया, तो दूसरे ने उसी बिल्डिंग से जिसमें सेंटर था उस सेंटर से बाहर निकलने के बाद 6ठी बिल्डिंग से जो है कूद कर छलांग लगा ली। 2 कोचिंग छात्रों की मौत के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोचिंग नगरी को क्या हो रहा है, क्योंकि 2 लाख से अधिक जो कोचिंग छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते हैं और बड़ा सवाल उनकी सुरक्षा का जिम्मा, उनकी जो तनाव मुक्त करने के जो प्रयास है, वो सभी दोनों जो कोचिंग छात्र हैं ओम, वे किस कोचिंग संस्थान के हैं? क्योंकि हालिया दिनों में जितनी भी घटनाएं तेजी के साथ सुसाइड के सामने आई, उनमें सबसे ज्यादा एलएन कोचिंग संस्थान से सामने आई थी। देखिए, प्रारंभिक जांच में एलन का ही बताया जा रहा है, लेकिन एक रिलायबल कोचिंग संस्थान जो इसी का भाग कहा है उनका बताया जा रहा है। फिलहाल इसके मामले में पूरी तरह से पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई, लेकिन बड़ा सवाल क्योंकि उस कोचिंग संस्थान के छात्र भी ज्यादा होते हैं, लेकिन लगातार थोड़े दिन पहले ही जब उसी न केवल इस कोचिंग संस्थान बल्कि तमाम कोचिंग संस्थान के जो है संस्थापक, चाहे संचालक या इंचार्ज कहें, उनके प्रतिनिधि कहें, उन तमाम लोगों की बैठक ली गई थी। हॉस्टल
संचालक की बैठक ली गई थी और तमाम तरह के जो प्रयास है कोचिंग सुसाइड के रोकने के लिए, वो तमाम प्रयासों पर चर्चा की गई। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि वो चर्चा आखिरकार क्यों नहीं रुक पा रहे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि एक ही दिन में 2 छात्रों के सुसाइड करने की घटनाओं ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद सुसाइड की घटनाएं कोचिंग सिटी में रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगली खबर का हम रुख करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली विभाग की हड़ताल खत्म होने की जानकारी मिल रही है। कल से अब तकनीकी कर्मचारी जो बिजली विभाग के वो काम पर लौट आएंगे। तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के साथ बातचीत आज सफल हुई है। कई मांगों को लेकर के सहमति बन गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और अब जो तकनीकी कर्मी हैं बिजली विभाग के, वो हड़ताल से लौट आएंगे। उनकी हड़ताल खत्म होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इससे आम जनता को भी राहत मिलेगी। ऐसे वक्त में जब लोग बिजली की वजह से परेशान हैं, लगातार बिजली कटौती, ट्रिपिंग होने की कई समस्याएं बिजली को लेकर के सामने आ रही है। और ऐसे में ये राहत की बात है कि तकनीकी जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, उनकी हड़ताल खत्म हो गई है। कल से ये तकनीकी कर्मचारी काम पर लौट आएंगे, जिससे बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी, सुधर पाएगी। ऊर्जा मंत्री जी के निर्देशन पर आज हमारी प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा जयपुर डिस्कॉम एमडी मुख्य कार्मिक अधिकारी की उपस्थिति में वार्ता हुई। और वार्ता में ओपीएस में किसी भी कर्मचारी से कोई पैसा जमा नहीं करवाया जाएगा। राज्य सरकार की तर्ज पर ही ओपीएस के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र में इंटर डिस्कॉम के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके लिए एसोसिएशन अपने स्तर पर कर्मचारियों की सूची बना करके और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को देंगे। और वो अपने स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके और इस कार्य को पूरा करवाएंगे। माननीय चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच करौली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के ताले तोड़ दिए गए हैं। ताला तोड़कर अलमारी में रखे कागजात और सामान चोरी हुआ है। चोरों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। स्कूल में लगे पंखे, एलईडी लाइट और अन्य सामान भी चोरी कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। बदमाशों ने यहां पर विद्यालय में तोड़फोड़ भी की है। और पूर्व में सरस्वती माता की प्रतिमा के सामने रखी दान पेटी भी चोरी हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चोर किस तरीके से हावी होते नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। और ये भी अब अछूते नहीं हैं। करौली कोतवाली पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। वजीरपुर दरवाजा स्थित विद्यालय का यह मामला है, जहां पर चोरी की बड़ी वारदात हुई है। और जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, दिन दहाड़े ताले तोड़ करके स्कूल का तमाम सामान चोरी किया गया है। तो वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी आज कोटा पहुंचे। और कोटा पहुंचने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्रीनिवास बीबी का जोरदार स्वागत किया और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यहां पर बैठक ली है। श्रीनिवास सर्किट हाउस में मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा और योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार की चिरंजीवी योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है और प्रदेश के छात्र जो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, उनको हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप योजना बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। लोकप्रिय जनप्रिय जो योजना है, जो आज तक पूरा दुनिया में जो चिरंजीवी योजना है, उसको लेके पूरा दुनिया में चर्चा हो रहा है। ऐसे तमाम योजना जो कांग्रेस सरकार और गहलोत जी ने जो राजस्थान के जनता को दिया है, उसको लेके घर घर तक जाने का जो आज प्रोग्राम हमने लॉन्च कर रहा है, उसमें आप देख सकते हैं जो अभी यहाँ का जो छात्र जो बाहर हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जा रहा है, उनको तक स्कॉलरशिप ने जो दिया है, इसका चर्चा आप पूछ सकते हैं। जो छात्र के लेवल में किस लेवल पे है, कोई सोच नहीं सकता है। तो वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर आज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा कल्याण योजना और लखपति सखी जैसी योजनाएं घोषित की हैं, जो कि ओबीसी समेत अन्य वर्गों के लिए वरदान साबित होंगी। और इस मौके पर श्रीगंगानगर के जिलाध्यक्ष समेत सांसद निहाल चंद मेघवाल भी मौजूद रहे।
पहले उनको कम दर पे लोन देंगे, 1 लाख रुपए का लोन 5% की दर पे देंगे। उसके बाद सेकंड किस्त 2 लाख रुपए की 5% की दर से ही उनको दी जाएगी, ताकि इस छोटी छोटी जाति का उत्थान हो। उनको कम दर पे लोन देंगे, 1 लाख रुपए का लोन 5% की दर पे देंगे। उसके बाद सेकंड किस्त 2 लाख रुपए की 5% की दर से ही उनको दी जाएगी, ताकि इस छोटी छोटी। तो वहीं सुजानगढ़ में जनहित संघर्ष मोर्चा की रेलवे फाटक संख्या 2 में बैठक हुई और इसमें विधानसभा चुनाव में रणनीति को लेकर के रायशुमारी की गई। इस मौके पर जनहित संघर्ष मोर्चे ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस ने जिले के मामले में छलावा किया, उसके चलते हमें मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल के रूप में उम्मीदवार बनाया जाएगा। एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जनता के साथ धोखा करती आई हैं, आगे भी करती रहेंगी। आज हमारे जनहित संघर्ष मोर्चा के 586 दिन होने के बाद आज हमारी पूरी टीम देहात से, सिटी से हम इकट्ठा होकर एक रायशुमारी हुई है कि हमारा जिला सुजानगढ़ इतने समय के बाद भी, इतने आंदोलन के बाद भी नहीं हो रहा। 19 जिले बनाए, लेकिन सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया गया। इसको लेकर के आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव, उसमें जो सुजानगढ़ की जनता है, जिन्होंने 7 दिनों तक चक्का जाम करके राजस्थान की सरकार को जगाने का काम किया, उनकी रायशुमारी लेकर के ये निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वर्तमान सरकार ने बहुत कुछ दिया, लेकिन यहाँ का नेतृत्व कमजोर रहने के कारण सुजानगढ़ जिला नहीं बन सका और जो विपक्ष है उसने भी जनता के साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाया, जिसका खामियाजा सुजानगढ़ की जनता को भोगना पड़ रहा है। तो वहीं राजधानी जयपुर में जेडीए और पुलिस प्रशासन ने शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर के आंखें मूंद रखी हैं। अतिक्रमण बेखौफ होकर के लोग सरकारी जमीनों पर कर रहे हैं और न्यू सांगने रोड पर स्थित देवीनगर में गली संख्या 7 में बीच सड़क पर ही अतिक्रमण करके निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मामले की जेडीए में और श्यामनगर पुलिस थाने में जानकारी होने के बावजूद अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित है। इस मामले को लेकर प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। जेडीए के अधिकारी मौके पर तो जाते हैं, लेकिन रसूख के दबाव में बिना कार्रवाई के वापस लौट आते हैं। ऐसे में जेडीए की प्रवर्तन शाखा से लगा करके स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार सरकारी भूमि पर जब माफिया और अतिक्रमणकारी राजधानी में ही इस तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, तो प्रदेश के बाकी इलाकों में क्या हाल होते होंगे, जरा इन तस्वीरों से समझिए। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झुंझुनू के दौरासर के दौरे पर रहे। उन्होंने सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों से बात की। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बिना तनाव और डर के पढ़ाई करनी है। डर हमारी ताकत को कम करता है। उन्होंने बच्चों को बताया कि जब वे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ते थे तब वे क्लास के टॉपर हुआ करते थे। उन्हें भी डर सताता था कि मुझे टॉपर बने रहना है, लेकिन बाद में पता चला कि नंबर 1 आना तो ठीक है, लेकिन नंबर 2, 3, 4 भी होता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। इससे पहले स्कूल पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने स्कूल कैंपस में बनाए खेल कक्ष, व्यायामशाला, कैंटीन, स्टोर डिपार्टमेंट का भी उद्घाटन किया। साथ ही स्कूल कैंपस में पौधारोपण भी किया। बच्चों से रूबरू होते हुए उन्होंने सभी को दिल्ली आने का न्योता भी दिया है। निकलता है, जहां भी कहीं जाता है, फौज में जाए, सिविल सर्विस में जाए, राजनीति में जाए, सामाजिक कार्य में जाए, अध्यापन में जाए, लीव्स हिज और हर स्टैम्प। कभी सोचा था कि भारत इतिहास रचेगा? 23 अगस्त शाम के 6:04 Chandrayaan 3 had soft landing, successful landing. History was created. India became one of the 4 countries.
तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर टोंक जिले में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है। 4 सीटों पर ब्लॉक स्तर पर लिए गए आवेदन के बाद आज पर्यवेक्षक रघुवीर मीणा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे। यहां जिले भर से आए आवेदन के बाद दावेदारों से बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत की गई। आपको बता दें कि 4 सीटों के लिए करीब 90 आवेदन आने के बाद कांग्रेस को बगावत का डर सताने लगा है। ऐसे में पार्टी अब दावेदारों से 1-to-1 बातचीत कर हकीकत जानने की कोशिश कर रही है। फिलहाल देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक हरीशचंद्र मीणा का बाहरी प्रत्याशी के तौर पर विरोध शुरू हो गया है। वहीं स्थानीय किसी भी प्रत्याशी पर कार्यकर्ता तैयार हैं। तो वहीं मालपुरा सीट भी कांग्रेस अपने खाते में करना चाहती है। बीकानेर सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात सीमा प्रहरियों को स्कूली छात्राओं ने रक्षा सूत्र बांध करके रक्षाबंधन की बधाई दी है। खाजवाला के 8 केवाईडी स्थित राजकीय स्कूल की छात्राओं ने भारत पाक सीमा पर पहुंच करके सीमा का भ्रमण भी किया और देश की सीमाओं पर सुरक्षा में तैनात जवानों को रक्षा सूत्र बांधे। वहीं हिमगिरी कंपनी के कमांडर रमेश कुमार ने बालिकाओं को हथियारों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों ने हमेशा देश के साथ बहनों की रक्षा करने का भरोसा दिया। तो वहीं बीकानेर में आज राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ रेलवे ग्राउंड पर किया गया। इस प्रतियोगिता में 30 जिलों के 470 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 40 अंतर्राष्ट्रीय धनुर्धर भी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने तीर चला करके किया। यह प्रतियोगिता 29 अगस्त तक चलेगी, जिसमें अलग अलग इवेंट्स में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अर्जुन अवार्डी रजत चौहान ने कहा कि प्रदेश की सरकार खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है और ऐसे में इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने कहा कि बीकानेर के कई तीरंदाजों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और ये मेरा खुद का भी तीसरा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है यहाँ बीकानेर की धरती पे। तो दिन ब दिन जो यहाँ फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा सुविधाएं बहुत अच्छी की जा रही है। जैसा कि आप टूर्नामेंट देख रहे हैं, नेशनल लेवल पे जो थीम होती है उस थीम पे आधारित किया गया है। पूरी सारी जो ग्राउंड की सुविधाएं हैं वो सारी नेशनल इवेंट जैसी है और मतलब देखने से लग रहा है कि हम स्टेट में नेशनल खेल रहे हैं। आज बीकानेर में स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप हो रही है। तो ये बीकानेर के लिए सौभाग्य की बात है कि बीकानेर में सारे देश से यहाँ पे खिलाड़ी आए और सबसे ज्यादा गौरव की बात यह है कि हमारे श्याम सुंदर, पवन जाट हमारे बीकानेर के हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स में भी अपना दबदबा बनाया है, देश को प्रतिनिधित्व किया है। आज की जो मैं खिलाड़ी देख रही हूँ तो हमारे पास अभी मैं मिली हूँ कि अर्जुन अवार्डी रजत चौहान जी भी है, तो प्राची सिंह भी है। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा तैयारी कर रही है और चुनावी रण को फतेह करने के लिए बीजेपी के प्रवासी विधायक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके कांग्रेस सरकार की कमियों को उजागर करने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। इस दौरान सपोटरा में प्रवासी विधायक, उत्तर प्रदेश के गंगोह से विधायक कीरत सिंह गुर्जर और करौली में प्रवासी विधायक, उत्तर प्रदेश के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान करौली विधानसभा के प्रवासी विधायक नंदकिशोर ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर कटाक्ष किए। नंदकिशोर ने कहा कि आज भी राजस्थान में लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। बहुत बड़ा बदलाव होगा और कल माननीय गृह मंत्री जी आए, जो राजस्थान को लोग मानते हैं कि वो अतिथि देवो भव का प्रदेश है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ से ही बाहर भी मैसेज आता है। वहाँ जिस तरह गहलोत जी ने अपने नारे लगवा करके वहाँ विरोध करने का कुत्सित प्रयास किया, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐतिहासिक जो कार्य हुए हैं, विकास की अनेक योजनाएं आई हैं और विकास की गंगा बह रही है, उसके माध्यम से प्रदेश में, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनना निश्चित है। तो वहीं इन दिनों प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के बीच में शहमात का खेल चल रहा है। विधायक हो या फिर मंत्री, मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री, एक दूसरे को पटकनी देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। तभी वार पलटवार भी जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस पर सीपी का करारा प्रहार। राजस्थान में आज सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है, सबसे ज्यादा महंगा डीजल है, सबसे महंगी बिजली है। भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी सरकार। चुनावी समर में सता रहा हार का डर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हार का डर सताने लग गया, अपने कुनबे को बिखरने का डर सताने लग गया। बीजेपी के वार पर कांग्रेस हुई मुखर। रिपीट होगी गहलोत सरकार।
मैं समझता हूं कि जिस तरह का माहौल है निश्चित ही कांग्रेस वापस रिपीट होगी। जिस महंगाई राहत शिविर को कांग्रेस सत्ता में वापसी की चाबी समझती है, उसे तुरुप का इक्का मानती है, उस पर सवाल उठाना बीजेपी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। तभी तो महंगाई के बहाने सरकार पर निशाने साधने की पुरजोर कोशिश करती है और उसकी ठोस वजह भी है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा बिक रहा है। बीजेपी कहती है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की हाई प्राइस को देखते हुए 2 बार एक्साइज ड्यूटी कम की, उसी रास्ते पर चलते हुए अगर राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की होती तो आज प्रदेश की जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा होता। बाकी अन्य प्रदेशों ने, इवन केंद्र सरकार ने भी अपने टैक्स वैट घटा दिए। आखिर क्या कारण है कि आप राजस्थान की जनता की जेब काटते हुए 4.5 साल हो गए? अब महंगाई के मामले में चाहे डीजल पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि, आप क्यों जनता की जेब काटने में 4.5 वर्ष तक लगे रहे? महंगाई पर सरकार को घेरने के अलावा बीजेपी प्रदेश में कानून के खत्म होते इकबाल पर भी सवाल उठा रही है। जिम्मेदारों पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। अवाम से प्रदेश नेतृत्व को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रही है। राजस्थान में जिस प्रकार से चाहे दुष्कर्म हो, महिला अत्याचार हो, चाहे दलित अत्याचार हो, एनसीआरबी के आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान इनमें देश में 1 नंबर पर पहुंच गया। आप घुमा फिरा के कुछ बातें प्रदेश की जनता को बार बार गुमराह करने का असफल प्रयास करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब आपका असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस विपक्ष के हमले से बेपरवाह मिशन 156 को साकार करने की कवायद में जुटी हुई है। दौसा में बेटी सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुरारी लाल मीणा ने सत्ता में वापसी के सवाल को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार रिपीट होगी। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का अच्छा माहौल है और हर जगह जबरदस्त टिकटार्थियों की दावेदारी है। मैं समझता हूं कि जिस तरह का माहौल है निश्चित ही कांग्रेस वापस रिपीट होगी। आपको बताते चले कि कांग्रेस सरकार इस बार चुनाव जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। चुनावी साल में जनता को साधने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। नए जिलों की घोषणा और अब महंगाई राहत कैंप को चुनावों के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर, बीजेपी के प्रवासी विधायक का एक बड़ा बयान सामने आया है। विधायक ने सांसद की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए। सांसद जसकौर मीणा की कार्यशैली पर प्रवासी विधायक ने सवाल उठाए और कहा कि ऐसा लगता ही नहीं कि वे बीजेपी की सांसद है, वे तो खुद कांग्रेस की सांसद लगती हैं। वे मंच से कांग्रेस विधायक की प्रशंसा करती हैं। दौसा के दौरे पर यूपी के बीजेपी विधायक का यह बड़ा बयान है जो चर्चाओं में आ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि प्रवासी विधायक बीजेपी के इन दिनों अलग अलग विधानसभाओं के दौरे पर है और इसी बीच प्रवासी विधायक ने बीजेपी सांसद को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। जो मुझे जहां तक पता चला है कि कार्यकर्ताओं ने उस पत्रिका पर नाम को लेकर के विवाद हुआ, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारी सांसद महोदया उस विधायक का 2 घंटे इंतजार करती हैं। अब आप कल्पना करिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं कि कांग्रेस की सांसद हैं। ये मुझे जो है ऐसा लगा कि वो कांग्रेस की सांसद है। वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। 60% केंद्र सरकार का है, 40% राज्य सरकार का। उस पट्टिका पर अगर किसी का नाम होना चाहिए था जो नियम के अनुसार, तो ऊपर अपने सांसद का नाम, ठीक है, वो ऊपर है। नीचे यहाँ के स्थानीय माननीय जो है प्रसादी लाल मीणा जी का नाम उसमें होना चाहिए। इसके बाद किसी का नाम नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।